जयघोष के कार्यक्रम कला यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। हमारे साथ इस वक्त जो हमारी मेहमान मौजूद हैं, ये एक ऐसी परंपरा और एक ऐसी विरासत की लेगेसी को लेकर के आगे चल रही हैं जिसका एक बहुत बड़ा नाम था। पंडित अर्जुन मिश्र जी की आप सुपुत्री हैं और वो कितने बड़े कथक गुरु रहे हैं और बहुत सारा उन्होंने काम किया है। बहुत सारे देशी और विदेशी बच्चों को पढ़ाया, नृत्य की बारीकियां सिखाई और जो परिवार में थे उनको तो विरासत में मिला ही मिला है। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाने के लिए कांतिका मिश्रा जी के साथ इस वक्त हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जयघोष के इस स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तो ये बताइए कि आप एक बहुत ऐसे कथक घराने की जिम्मेदारी निभा रही हैं जो बड़ी जिम्मेदारी है और आप एक युवा हैं इस वक्त की। आज की युवा कथक जैसे एक विशुद्ध भारतीय शास्त्रीय पद्धति को अपनाने के लिए कितना तैयार दिखता है आपको? आज के युवा वही कर रहे हैं जो उनके पिता माता ने उनको परोस के दिया, जो शिक्षा उनको मिली। मुझे लगता है कि हमारी इस युवा पीढ़ी के जो ऊपर की पीढ़ी थी उसने जो खाना खाया वो आज की युवा तो नहीं खा रही है। उसने जो पहना ओढ़ा वो आज की युवा नहीं पहन ओढ़ रही है। उसने जो शास्त्रीयता पाई वो आज की युवा नहीं पा रही है। और वो शास्त्रीयता देने वाला कौन है? हम आप हैं। आज हम आप जो अपने बच्चों को खिलाएंगे, पिलाएंगे, सिखाएंगे, वही वो युवा बनेंगे कल को और वही उसको आगे लेके जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी युवा, कुछ युवा जिनको वो सांस्कृतिक नॉलेज रही है अपने पेरेंट्स के थ्रू या उनके पेरेंट्स ने वो लेगेसी को दिखाया, सिखाया, पढ़वाया, सिखवाया, उनके पास तो वो नॉलेज है हमारी शास्त्रीय नृत्य, गायन, वादन, हर चीज़ की जी। लेकिन जिन पेरेंट्स ने ये कहा कि बेटा तुम इंग्लिश में ही बोलो, बेटा तुम वेस्टर्न डांस ही करो, उन युवाओं की गलती मैं नहीं कहूँगी, उनके पेरेंट्स की गलती है कि वो नींव क्यों नहीं आपने उनमें डाली जो पेड़ इस तरह का उगा। तो इस समय जो आपसे और आपके परिवार से जुड़े हुए बच्चे जो सीख रहे हैं, निश्चित तौर पे आप भी बहुतों को सिखा रही हैं। आपके भ्राताश्री भी बहुत नामी कथक नर्तक हैं, वो लोग भी सिखा रहे हैं। तो आज के युवाओं की अभिरुचि आपको कैसी लगती है? मुझे लगता है कि अब जो हमारे साथ के जो पेरेंट्स हैं या मेरी भी बेटी छोटी है जी, तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमें वापस अपनी संस्कृति को जोड़ना पड़ेगा। तो आज की डेट में मेरे भैया के पास 100 से भी अधिक बच्चे हैं जो आते हैं, सीखते हैं। और मेरे पास भी मैं बहुत कम लोगों को शिक्षा देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उन्हीं को सिखाऊंगी जो वाकई में इस नृत्य को पूजा की तरह लेंगे। मैं और दूसरा, मेरी बेटी छोटी है तो मैं बहुत ज़्यादा अभी नहीं कर सकती, मेरी एक अलग जिम्मेदारी है जो कि बहुत, और उनके साथ साथ आपको अपनी पेरेंटिंग भी निभानी है। तो वो तो मुझे करनी ही है। तो इस कारण मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं सिखा रही हूँ, लेकिन जो भी सिखा रही हूँ वो यही सिखा रही हूँ कि यही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारे देश की पहचान है। तुम्हारा देश वेस्टर्न डांस से नहीं जाना जाता है, इससे जाना जाता है, संस्कृत से जाना जाता है, इंग्लिश से नहीं जाना जाता है। तो इसको जोड़ के रखो, इसको बटोरो, वरना ये दिन दूर नहीं कि तुमको विदेश जाके कथक सीखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, चूंकि अब तो हम देख रहे हैं कि योग जब से योगा बना तब से हमारे भारतीय बहुत योगा करने लगे, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। और अगर मेरी आवाज़ कोई भी सुन रहा है तो ज़रूर अपनी संस्कृति को जानिए, समझिए और उसे सीखिए। बहुत अच्छी बात कही है, चूँकि हमारी संस्कृति जो है, कोई भी देश तभी तक बिल्कुल संपन्न और मजबूत माना जाता है जब तक वो अपनी संस्कृति को बचाकर चलता है। और हमारी संस्कृति तो सनातन संस्कृति है जिसमें बहुत चीज़ें हैं, हर चीज़ का उसका वैज्ञानिक कारण भी है, उसका आध्यात्मिक कारण भी होता है। बिल्कुल। तो अब कुछ कथक पर बात कर लें कि ये कथक की शिक्षा आपकी तो बचपन से ही शुरू हो गई होगी। जी।
और आगे आपके क्या विचार है किस तरह की और प्रस्तुतियां करने का? और इसी में एक सवाल और भी जोड़ देते हैं, कथक के साथ जो आजकल फ्यूज़न हो रहा है, चूँकि लोग विशुद्ध कथक शायद उतना पचाने की हिम्मत नहीं रखते, तो उसमें फ्यूज़न करके बहुत अच्छे से लाइट्स वाइट्स के साथ प्रस्तुतिकरण दी जा रही है, इसको कितना उचित और अनुचित मानती हैं? कहीं ना कहीं ये उचित है और ये सत्य है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी, अगर हम पुराने ज़माने से देखें तो कथक में हमेशा परिवर्तन हुआ है। हम्म। कथक एक ऐसा नृत्य है जिसमें हमेशा से परिवर्तन होता आया है। हम्म। मुगल काल के पहले जो कथक था, मुगल काल के आने के बाद उसके हम्म। अंदर बहुत ग्रेस भरा, कहीं ना कहीं हम्म। बहुत सुंदरता भरी गई, नज़ाकत भरी गई। हम्म। तो उसी तरह परिवर्तन तो हमेशा कथक में हुआ है, हाँ, लेकिन उसके स्वरूप को कभी मरने नहीं दिया गया। हम्म। तो मुझे लगता है कि फ्यूजन करिए, लेकिन आप उसके स्वरूप को ख़त्म जो कर रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं, जो कि सावन में लग गई आग पे कथक नृत्य प्रस्तुति कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये काम कर रहे हैं कि हमारे गाने में इतनी दम नहीं रह गई है जो हमें इन गानों को लेके, इन गानों की आवश्यकता पड़ रही है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है। आप सही चीज़ जब परोसेंगे तो सही चीज़ आदमी खाएगा। तो सही चीज़ ज़रूर परोसिए, उसके रूप को ज़रूर परोसिए। आप अगर रोटी में गलत चीज़ें, अब एक गलत चीज़ें नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो आप हानिकारक है जो आपके खिला रहे शरीर के हैं लिए, वही। उसको अगर आप डाल देंगे तो उसकी रोटी की भी ताकत खत्म होगी, और वो जो खराब चीज़ आपके शरीर को खराब कर रहा है वो तो करेगा ही करेगा। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि फ्यूजन करिए, लेकिन फ्यूजन का भी एक रूप है। कुछ भी मत कर दीजिए। खिचड़ी के साथ आप मटन कोरमा मत मिला दीजिए भाई, वो थोड़ा अजीब हो जाएगा। या खिचड़ी के ऊपर पिज्ज़ा मत रख दीजिए। तो बस ये बहुत कहना चाहूँगी। अच्छी तरीके से कांतिका जी ने बात कही। मित्रों, हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक शिशु है और वो बढ़ रहा है, तो वो धीरे धीरे चीज़ों को समझना सीखना चाहता है। अब ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है, वरना वो पास पड़ी हुई गर्म चीज़ को भी छू सकता है, वो जहर जैसी चीज़ को भी खा सकता है, इधर उधर की दवाएं भी खा सकता है, लेकिन एक बेशक। पेरेंट या टीचर बताता है कि भाई ये ख़राब है, ये गलत है, इसको छूने से जलना है, इसको ऐसे नहीं करना है, और फिर वो। और साथ ही में मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप पाश्चात्य नृत्य को मत ग्रहण करिए या आप उसको मत सीखिए। सीखिए सब, लेकिन अपनी नींव को जोड़ के रखिए, पकड़ के रखिए। ये मेरा सबसे बड़ा एक वो है। संस्कृत को हमारे पूरे विश्व का गुरु कहा गया है कि संस्कृत से ही सब कुछ निकला है, सारे शब्द निकले हैं, सारी लैंग्वेजेस निकली हैं। लेकिन आज के ज़माने में, आज के भारत में कितने ही प्रतिशत लोग संस्कृत का सब ही जानते हैं। तो ये सब आप मत खोइए। अच्छा कांतिका जी, ये बताइए, कथक में ताल भी बहुत महत्वपूर्ण है और भाव भी। जी बिल्कुल। तो दोनों पक्ष महत्वपूर्ण है, आप दोनों को महत्वपूर्ण मानते हैं या भाव पक्ष अधिक आपको प्रबल लगता है? मैं दोनों पक्ष को बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ। मैं तैयारी को भी बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ और भाव को भी बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ, लेकिन तैयारी की एक सीमा है। एक फुल स्टॉप है तैयारी का। भाव की कोई सीमा नहीं है, सुंदरता की कोई सीमा नहीं है, खूबसूरती की कोई सीमा नहीं है। जब कोई शब्द नहीं था तब भाव था, तो भाव से ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता। और कथक ही कथा है, कथा कहे सो कथक कहावे। तो कथक बना ही भाव के लिए है। उसको खूबसूरती के साथ टेक्निकलिटी जोड़ने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट किया गया कि सिर्फ भाव के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए, नटवरी होनी चाहिए, नृत्य होना चाहिए। तो इस वजह से टेक्निकल को जोड़ा गया। लेकिन सिर्फ टेक्निकल हो और भाव ना हो तो कहीं ना कहीं वो आप आधा ही कथक देख रहे हैं। कथा में भाव का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तभी कथा कहे सो कथिक कावे, यानी कथा अगर कहनी है तो पूर्ण भाव के साथ कहें, और कथक में भावों का प्रदर्शन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये मुद्राएं क्या होती हैं? मुद्राएं क्या होती हैं जी। हम जब शब्द नहीं कहते हैं तो हम भाव कहते हैं। ठीक है। भाव में हम जब अपने हाथ पैरों से कुछ करते हैं तो हम मुद्रा के थ्रू करते हैं।
ठीक है। जैसे जब हम आशीर्वाद देते हैं तो हम ये पताका बनाते हैं। अच्छा जी, इसका नाम है पताका, इस मुद्रा का नाम है पताका। ठीक है। जब हम चंद्रमा को दिखाएंगे तो हम बोल तो नहीं रहे ना कि वो देखो चंद्रमा, तो हम दिखाएंगे वो देखो चंद्रमा। अच्छा। जब हम सूर्य की किरण को दिखाएंगे तो हम वो नहीं दिखाएंगे वो देखो सनरेज, हम दिखाएंगे वो देखो सूर्य की किरण। अच्छा, ये है हमारा भाव। तो इसमें हमारी मुद्राओं का तो ये मुद्राओं की कोई संख्या होती है कि विशिष्ट प्रकार के 10 हैं, 12 हैं? नहीं नहीं, संख्या होती है। हमारी एक हाथ के द्वारा भी मुद्राएं होती हैं, उसकी संख्या है। और अच्छा। दोनों हाथ को मिला के भी मुद्राएं बनती हैं, उसकी संख्या। अब जैसे ये हो गया अंजलि। हाँ। अब हम कहीं पे अपना वो पुष्प पुष्प अर्पित कर रहे हैं तो हम ये अंजलि बना के तब अर्पित करते हैं प्रभु को। और अगर कहीं जल अर्पण कर रहे हैं तो जल अर्पण में हम हमेशा ये अच्छा कलश के थ्रू दिखाते हैं। ये हमने जल अर्पित किया। तो पुष्प हम ऐसे भी अर्पित करते हैं। तो हमने ये मुद्रा बनाई। और इस मुद्रा का कोई विशेष नाम? मयूर मुद्रा। आप मुद्राओं का नाम भी बताएं। हाँ, हमारे दर्शक देखें। जी, मैं जैसे बता रही हूँ कि पताका हो गए, त्रिपताका हो गया। इसको हम जब लड़ियां दिखाते हैं पेड़ के, वो खूबसूरती, वो डलियां दिखाते तो हम उसमें लताएं वसंत जब दिखाते हैं। जब हम पुष्प दिखाते हैं तो हम ये बनाते हैं पुष्पांजलि। जब अंजलि बनाते हैं हम अर्पित करते हैं, ये बनाते हैं। तो इस तरह की कई मुद्राएं, अगर हम वो डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी मुद्राओं के बारे में बताना पड़ेगा। तो इसलिए तो ये सब हम बोलते नहीं हैं, हम भावों के द्वारा बताते हैं। तो इसीलिए हमें इन मुद्राओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और इनकी ये ज़रूरतें हैं, यहाँ इनकी मुद्राओं की ज़रूरतें पड़ती हैं। बहुत जगहों पर हम देखते हैं कि लोग चमत्कार के उद्देश्य से अपनी तैयारी, तेज लय कायम करना और बहुत शोर शराबा करके, धूम धड़ाका करके, लाइट और फॉग डाल करके उसे चमत्कारिक बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन पता चलता है कि उसमें भाव की प्रधानता खत्म हो जाती है। सिर्फ चमत्कार और में ही सब कुछ बीत जाता है, शोर शराबे में। हर ऑडियंस अलग होती है भाई साहब। कहते हैं ना, एक क्लास ऑडियंस होती है, एक मास ऑडियंस होती है। तो जहाँ मास ऑडियंस होती है, अब आप ये बताइए, आपने अपने बच्चों को कुछ सिखाया ही नहीं है कि हमारा शास्त्रीय संगीत क्या है, ये क्या है, वो क्या है। जब वो डिटेल्स जानते ही नहीं है तो वो डिटेल वाला परफॉर्मेंस देख के कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे? हमने तो अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं। अच्छा, तो ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है? बिल्कुल, पेरेंट्स की, गुरु की, हर उस व्यक्ति की है जो अपने आगे वाली आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन दे सके। मित्रों, यहाँ पर कला यात्रा में एक विराम लेते हैं। विराम के बाद कांतिका जी से हम इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी कथक की नृत्यांगना हैं और एक खानदानी परंपरा को ये आगे बढ़ाते हुए उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM। एक बार पुनः स्वागत करता हूं रेडियो जय घोष के कार्यक्रम कला यात्रा में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात कथक गुरु पंडित अर्जुन मिश्र जी की बेटी कांतिका मिश्र जी, जो कि खुद भी एक बहुत अच्छी कथक की विद्यार्थी हैं, गुरु हैं और बच्चों को प्रसारित आगे भी कर रही हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं, जो वर्ल्ड वाइड दुनिया भर के जाने कितने देशों में आपका भ्रमण हुआ है। और वहाँ की लोकप्रियता क्या है? विदेशों में कथक को लोग कैसे अपना रहे हैं? विदेशों में कथक के लोग, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि यहाँ से ज़्यादा वहाँ हमारी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। और वहाँ इस चीज़ को, क्योंकि क्या है ना कि बहुत आसानी से उनको नहीं मिलता है। उनको 7 समुंदर पार करके यहाँ आना पड़ता है, हमसे सीखना पड़ता है और फिर अपने घर पे लेके जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो, जैसे कहते हैं ना कि जब हम पूजा करते हैं तो पूजा मानते हैं वो हमारे नृत्य को। उनके लिए वो पूजा, वो डिवोशन, वो भक्ति है ये नृत्य। तो वो इतना मानते हैं हमारे इस चीज को। जी, यानी विदेशों में हमारे इसी चीज की इतनी पूजा है क्योंकि उन्हें कठिनाई से मिल रही है और यहाँ पे सरलता से उपलब्ध है। इसलिए आप, जरूरी नहीं कि हर इंसान यहाँ का ऐसा है। नहीं, ये तो निश्चित तौर पे नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कहूंगी। शिष्य भी
बहुत कम बचे हैं, लेकिन बचे हैं जो अभी- अपने गुरु के प्रति भक्ति, श्रद्धा, ईमानदारी निभा अच्छा, रहे ये हैं। बताइए, गुरु शिष्य परंपरा की एक पहले कहावतें होती थी कि लोग गुरु शिष्य परंपरा में सीखते थे, गुरु गंडा बांधता था और योग्य समझता था तभी होता था। विद्यार्थी की बहुत चीज़ें देखी जाती हैं और आज विद्यालय और संस्थानों द्वारा ये शिक्षा सहजता से बढ़ रही है, उसके लिए वो चीज़, तो इससे क्या इसकी लोकप्रियता या इसका प्रभाव कम हुआ? देखिए, मेरे घर में मेरे पिताजी ने गुरु शिष्य परंपरा के ही तहत सिखाया, जी। और आज की डेट में मेरे भैया, मैं, मेरी दीदी, मेरी भाभी, हम सब लोग उसी को लेके आगे बढ़ उसी रहे को हैं। लेके आगे बढ़ जी। रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ भी बदला नहीं है, हम उसी को लेके चल रहे हैं आगे। यूजुअली अगर आप आज की डेट में जाते होंगे किसी यूनिवर्सिटी या किसी भी संस्था में, तो वो प्रवेशिका में उतना ही सिखाएंगे जितना उनके कोर्स में कोर्स होगा। में तो होगा। हमारे यहाँ कोर्स वाला कोर्स नहीं होता है। नहीं होता है। यही लाभ है। हमारे यहाँ छोटे बच्चों को भी उतना आता है जो कि एमए के बच्चे करके हमारे घर में आते हैं, तो उनके बराबर ही नाचते हैं। तो ये फर्क है गुरु शिष्य परंपरा में और किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी या उसमें। बहुत बड़ी बात है ये। एक और फर्क की हम बात करेंगे। आप कह रहे थे कि प्राचीन से लेकर के नवीन तक कथक ने एक सफर तय किया है, बहुत परिवर्तन आया है। जी। प्राचीन कथक कैसे होता था? आज का तो स्वरूप हम देख रहे हैं। देखिए, अब अगर हम सबसे शुरुआत में जाएंगे तो जब शिव जी ने तांडव किया था, उसे 108 कर्णों की उत्पत्ति हुई थी, और ये एक अलग स्टोरी है। पर अगर हम अपने उसमें आएंगे, ठीक है, तो कलयुग में प्राचीन आए। में, हाँ, कलयुग में अगर हम आते हैं तो प्राचीन में पहले मंदिरों में देवदासी होती थी, जो शादी नहीं करती थी, बस एक वस्त्र पहन के वो खाली भक्ति करती थी, उन अपने भगवान के लिए अपने आप को पूरा समर्पित किए रहती थी, और वो नृत्य करती थी, भगवान के लिए नृत्य करती थी, पूजा करती थी, और अपनी भक्ति करती थी, भजन गाती थी, कीर्तन गाती थी, उसी पे वो नृत्य करती थी। वही उनका काम था। मंदिर में ही रहती थी, मंदिर में ही नृत्य करती थी, मंदिर को ही अपने आप को सौंप दिया था, भगवान को ही सौंप दिया था। जब मुगल कालीन आए, जब मुगल्स आए, तो क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं उन देवदासियों को उठा के अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने प्रयोग करने लगे। हाँ, उसका प्रयोग करने लगे, जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि वो कला को पोषित कर रहे थे। जी, कहीं ना कहीं वो कला को पोषित कर रहे थे, उस कला द्वारा राजाश्रय मिल रहा था। हाँ, तो ये हमारे चेंजेस आए उस वक्त डांस में, उस वक्त नृत्य में वो चेंजेस आए। फिर हमारी कलाओं को, इसको अब कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी हो गई थी लोगों के मन में कि तो जो डांस करते हैं वो तो यही लोग डांस करती हैं, वो तो एंटरटेनमेंट पर्पस से ही डांस करती हैं। फिर कहीं ना कहीं दृष्टिकोण बदला। लेकिन उसके बाद ये क्या किया गया कि जो पुराने लोग थे उन्होंने उच्च कोटि के लोगों को ये नृत्य सिखाना शुरू किया। जैसे हम ब्राह्मण्स हैं, हम ब्राह्मण्स ने इसको कहीं ना कहीं संभाला। जैसे हमारा मेरा जो गढ़ है वो हंडिया तहसील का है। हम मिश्रा परिवार के 300 घर थे हंडिया में, ये इलाहाबाद के पास में है, छोटा सा गांव है, वो पूरा गांव हमारा था। वहाँ पे क्या होता था कि उस पहले के ज़माने में लाइट और ये सब चीज़ें तो होती नहीं थी, तो शाम को वो लोग सारा ग्रुप जो होता था वो डांस करता था, गाना गाता था, कथा कहता था, उसमें नृत्य का प्रदर्शन करता था। तो ये सारी चीज़ें होती थी इस तरह से। फिर जब मुगल्स आए तो ये चीज़ें डिवाइड हुई। आधे मिश्रा के ख़ानदान वाले लखनऊ आए, आधे लोग बनारस चले गए। तो जो बनारस गए वो संगीत, उनका नृत्य, उनका वो डिफरेंट रहा। और यहाँ के लोग जो आए, जो अब वाजिद अली शाह के समय के जो लोग थे, लच्छू महाराज जी, अच्चन महाराज जी, शंभू महाराज जी, उनके ऊपर के जितने लोग थे, ईश्वरी प्रसाद जी, तो इन लोगों के नृत्य में जो परिवर्तन आए, जो लखनऊ घराना जिन्होंने बनाया, ईश्वरी प्रसाद जी को कहा जाता है लखनऊ घराने के, उन्होंने ही बनाया लखनऊ घराना। तो उस जमाने में जो चेंजेस आए, टेक्निकलिटी में खूबसूरती को लाया गया, जिसमें थाट आया, कैसे खड़े होते हैं, एक नृत्य को शुरू करने से पहले कैसे खड़े होना है, खड़े होने के बाद कहते हैं ना कि सुकून से जो शुरुआत हो, जो आंखों को सुकून दे, जो मस्तिष्क को सुकून दे, वैसा नृत्य। तब उसमें वो परिवर्तन आया मुगल कालीन के समय। फिर वो धीरे 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 परिवर्तित होने लगा। फिर उसके बाद महाराज जी ने, अब परिवर्तित तो हुआ, अब नॉर्मल पब्लिक कैसे समझे
ये तावतुंगा तकिटतुंगा क्या हो रहा है। अगर हम किसी से पूछ ले तावतुंगा तकिटतुंगा जानते हो, परन जुड़ी आमद क्या होती है जानते हो, तो कैसे कोई बताएगा। ठीक है, कैसे नॉर्मल पब्लिक कैसे कनेक्ट कैसे समझेगी। तो महाराज जी ने उसको नेचर से जोड़ दिया, अच्छा, गिनतियों में जोड़ा, हाँ, उससे नॉर्मल पब्लिक जुड़ने लगी। तो अब वो मुगल कालीन से बदल के ये नॉर्मल पब्लिक के लिए जोड़ा गया। जब नॉर्मल पब्लिक के लिए जोड़ा गया तो इसके अंदर क्या क्या ऐड हुआ, नेचर, मयूर, चिड़िया, बतख, छोटा बच्चा, भाव द्वारा स्त्री और कृष्ण और राधा के प्रेम को दिखाना, ये लोग कनेक्ट हुए। गजल द्वारा एक स्त्री के इंतजार को दिखाना, अपने शौहर के लिए, अपने प्रेम के लिए, ये हुआ चेंज। हमने दिखाया कि 1 2 3 4 5, अब 1 से 5 तक की गिनती तो हर दुनिया में हर किसी को आती है, तो इससे हमने जोड़ा ये सरलतम रूप करते 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 करते, और जब जैसी तरह से ये ग्राह्य हुआ, जिस तरह से लोगों ने इसे ग्रहण करना शुरू किया, तो उस हिसाब से परिवर्तन शनैः शनैः आता रहा। बिल्कुल। अब क्या है, जिन्होंने बहुत टेक्निकल देख लिया या बहुत टेक्निकल सीख लिया, इंस्ट्रूमेंट में भी तो परिवर्तन आए। पहले मृदंगम और किस किस पे होता था, फिर उसमें तबला आ गया, फिर तबले के साथ और दूसरे इंस्ट्रूमेंट जुड़ते गए, फिर वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट भी सब जुड़ रहे हैं, कुछ भी जोड़ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या होता है कि आदमी सोचता है कि हमने, आजकल की दुनिया है फास्ट फॉरवर्ड, आजकल आदमी सोचता है कि हम किस तरह से कम समय में लोगों को आकर्षित कर लें अपने डांस में। पहले के जब प्रोग्राम्स होते थे तो रात में 7 बजे अगर शुरू हुए तो सुबह 6 बजे तक चल रहे। आज के डेट में किसके पास इतना समय है। संगीत सम्मेलन में तो प्राय ऐसा होता अब आप आज की, अभी कोरोना के बाद की अगर पीढ़ी को देखेंगे तो लोग थिएटर में नहीं जाना पसंद करते 3 घंटे की मूवी देखने के लिए। सोचते हैं अरे हमारे तो फोन में ही आ जाएगा, कभी कभी देख लेंगे, कभी आधा घंटा देख। तो परिवर्तन तो हर किसी जगह किसी भी फील्ड में आया है। इसीलिए शॉर्ट्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं कि सब छोड़ दो, शॉर्ट्स ले लो, छोटे छोटे हैं। तो पहले तो ये परिवर्तन हमारा, ये छोटे रूप में मैंने आपको कथक की स्टोरी बता दी कि कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे क्या क्या हुआ और आज के डेट में क्या हुआ। चलिए मित्रों, बहुत सारी बातें हमने कांतिका जी से की, और आज इतनी बात इन्होंने विस्तार से कथक की, कथक के इतिहास की, बदलते स्वरूप की, नौयुवाओं में इसे किस तरह से ग्रहण किया जा रहा है, देश विदेश में इसकी क्या स्थिति परिस्थिति है, इस पर विस्तार से हमने चर्चा कर ली। और मुझे लगता है कि अब आपको जलपान भी कराना चाहिए, तो इसलिए आप हमारे रेडियो जय घोष में आए और बहुत सारी बातों पर हम लोगों ने जिक्र किया, अच्छा लगा। हुई और जय घोष को शुरू किया आप लोगों ने और इतना आगे बढ़ाया, कलाकारों को सामने लाए आप और आगे ला रहे हैं। इसके थ्रू आप कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी का। जी, इसके लिए तो हमारा संस्कृति विभाग भी बहुत जिम्मेदार है, जिसने इस परंपरा की शुरुआत की। तो मित्रों, आप भी जुड़े रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM पर इसी तरह से, और आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। आपसे हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। नमस्कार।